ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी 8th एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स के हवाले से, जो हमने शुरू किया था और कंसिस्टेंटली हम इसको लेकर चल रहे हैं विदाउट एनी डिले और ब्रेक। तो आज हमने डिस्कस करना है कि जो इस वीक में मैक्रो अपडेट्स आई हैं, जिसके हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जो स्टॉक परफॉर्मेंस रही है मार्केट की ऑल टाइम हाई, फिर टेस्ला का स्टॉक ड्रॉप हुआ है, ऐप गूगल का स्टॉक ऊपर गया है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीक में स्टॉक की जो अर्निंग्स आने वाली हैं दूसरी कंपनीज की, जिसमें एप्पल भी शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, अमेजॉन भी शामिल है, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम आज बात करेंगे कि जो लोग माइग्रेट करते हैं वेस्ट से मिडल ईस्ट में, चाहे वो दुबई, सऊदीया हो, बहरीन हो या ओमान हो, तो उनको बच्चों के हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो उनकी एजुकेशन की जो लाइफ साइकिल है वो उसमें कहाँ पे है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है कि यार हमें शायद वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाने वाले हैं। तो उस हवाले से वली के पास एक पर्सनल स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सुने, और फिर उस हवाले से आप अपना जो डिसीजन है वो लीजिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं वली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो वली, तुम तो यार 15-20 साल से रह रहे हो दुबई में, और ये एक पूरी एक जनरेशन होती है 15-20 साल का पीरियड, इसमें आपके बच्चे जो हैं जवान हो जाते हैं। और एग्जैक्टली तुम्हारे साथ यही हुआ है, तुम्हारे बच्चे जब छोटे थे तुम आए थे, और ऑलमोस्ट अब वो 17-18 ईयर्स के हो चुके हैं। तो जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस था अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, ख़ासतौर पर जो हाई एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी लेवल की, तो थोड़ा सा वो बताओ कि तुमने क्यों दुबई को क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि दुबई में भी अब यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं। और फिर जो जब अब तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुमने अपने बच्चे को कनाडा भेजना है, तो वो डिसीजन क्यों लिया, यूएस का क्यों नहीं लिया या यूरोप का क्यों नहीं लिया? तो उस पर थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करो, ताकि लोग उससे उससे अपने आप को रिलेट कर सकें, जो भी इस प्रोसेस में हो। शायद वो हो सकता है माइग्रेट करके जाना चाह रहे हो दुबई में, और उनके बच्चे हो सकता है हाई स्कूल एज में हो। तो हम चाह रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, ताकि लोगों के पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो कि भाई उनको जाना चाहिए इस लेवल पे कि नहीं। क्योंकि अगर बच्चे हाई स्कूल में आ चुके हैं तो 2-3 साल के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है। तो उस लेवल पे अगर आप हैं तो आपको क्या मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करो। थैंक यू यासीन यार, इस बात पे क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं पर्सनली, बहुत सारी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हमें लगता है कि ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको इसको बात करना ऐसा कोई वो नहीं है, पॉइंट नहीं है। बट हमारी जो प्री टॉक हो रही थी इस पॉडकास्ट से पहले, हमारा टॉपिक तो खैर वो जो वीकली होता है उसके ऊपर है। बट ये एक ऐसे पॉइंट है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत जगह पर, और इग्नोरेंस से ज़्यादा इसको इग्नोर इनफैक्ट इस तरह से कर देते हैं कि उसके लिए प्लान नहीं करते। सो प्लान मैंने भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट आई एम ऑलवेज लाइक सेन स्पेंडर, तो मैं उस तरह से नहीं स्पेंड करता हूँ कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट उस तरह से इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा था पिछले ज़माने में। तो बल्कि मैंने अभी यही चीज़ जब मैं सोच रहा था, तो मैं अगर बैक ट्रैक करूँ, बैक कैलकुलेट करूँ चीज़ों को, तो मैंने कहा कि यार अगर जिस टाइम पे मैं यहाँ आया था यूएई में, तो उस टाइम पे मेरी सैलरी लेट्स से 20,000 दिरहम थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, अगर वो आज से 15 साल बाद यूनिवर्सिटी जाता है और किसी अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसमें कितना एक्सपेंस होता। तो मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी उसको कैलकुलेट किया, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमें लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और बढ़ तो रहे हैं। बट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की, जो मैंने यूके से किया था, मैं लिंक्डइन पे मैंने बल्कि पोस्ट भी डाली थी इस पर, कि जो उसकी जब मैंने आज से 23 ईयर्स पहले बैचलर्स किया था, उसकी जो आज की फ़ीस है, मैंने अगर उसको टोटल मैं कर लूँ कि कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है पाउंड्स के अंदर, जीबीपी के अंदर, तो ऑलमोस्ट 2.53% का इंक्रीमेंट था एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। तो कोई बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं था, यानी कि वो इन्फ्लेशन के आसपास ही वैल्यू चल रही थी उसकी। तो आप अगर उसको प्लान करते हैं और अपना कोई पर्पस बिल्टअप कर रहे होते हैं अपनी इनकम से, बच्चों की एजुकेशन का, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जीसीसी के अंदर हैं तो आप, और अगर आप पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी पासपोर्ट होल्डर हैं और आपको बाहर भेजना है, इवन जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, कैनेडियन का अलग मसला होता है। कैनेडियन के पासपोर्ट होल्डर का ये है कि अगर वो लेट्स से बच्चों के पास पासपोर्ट है तो वो जाएंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास आपके बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट यूके जाते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट के पैसे पे करने पड़ेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कितना पैसे जमा होने चाहिए, कितने अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी आपके दिमाग में आ गई है कि एक मीडियोकर टाइप की या अच्छी भी यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर आपको एडमिशन करना हो, तो उसके लिए कितने पैसे आपको सेव करने और उसमें एड अप करने हैं। तो मैं अपने जो अभी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मैं दिखाता भी हूँ। बट मैंने सोचा कि यार मेरी टोटल सैलरी का मैं अगर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए 5% साइड में करके उसको ग्रो करता 8% लेट्स से या 9% के ऊपर, तो मैं ईजिली बगैर कुछ सोचे समझे 15 साल बाद एक बच्चे की एजुकेशन के पैसे, जो कि इंटरनेशनल अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के पैसे होंगे, उसको मैं साइड में कर सकता था।
तो 5% इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं 15% उनको कर लूँगा सेपरेट। तो 15% भी ठीक है, दुबई एक्सपेंसिव है, दुबई में खर्चे बहुत होते हैं, बट आप अगर शुरू करते हैं ना ये काम करना, तो आपके पास जो है ना रीजंस आना शुरू हो जाते हैं, जो अगर इतना बड़ा रीज़न है आपके लिए कि भाई आप विदाउट एनी बर्डन ऑन योर सेल्फ आप आराम से इस बड़ी सी एक्सपेंस को, जो कि मेरे ख्याल से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेंस हो सकता है, जो हायर एजुकेशन होती है, तो अगर आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं 15 साल के अंदर जस्ट बाय सेविंग 5% ऑफ योर इनकम, जो कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए वो 6-7% हो जाए, हो सकता है किसी के लिए वो शायद 2-3% हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से उस वक्त के कैलकुलेशन के हिसाब से जब मेरी सैलरी 20,000 दिरहम्स थी, तो आज अगर मैं देखूँ तो 5% वॉज एनफ कि मैं 5% हर दफ़ा एक बच्चे के लिए सेव करूँ, तो वो ओवर द लेट्स से नेक्स्ट 15 ईयर्स, और बल्कि दूसरे बच्चों का तो मेरे पास ज़्यादा रनवे है, उनका अगले 4 साल बाद या उसके बाद आएगा। सो आई वुड ईजिली से कि मेरे पास 5% से मैं ग्रो करता तो बहुत आराम से मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट के हिसाब से फ़ीस आ जाती। अब जो पॉइंट है कि वाई नॉट दुबई, वाई लेट्स से कनाडा, क्योंकि अयान का कनाडा में, वो अयान अपना यूट्यूब भी है उसका, और उसका लेट्स से वो भी है जो लिंक्डइन भी है। सो उसके लिए क्योंकि हम लोग, और बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं। सो एक तो ये कि कनाडा से काफ़ी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर थे, तो सबसे बड़ा, मैं खुद भी पढ़ चुका हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में। अगर आप जाते हैं तो आपको ओवरवेलम हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सो इट्स गुड कि अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, और लोग ऑल्दो कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, बट स्टिल इट इट हेल्प्स अलॉट। दूसरा ये कि यूएस तो ऑफ कोर्स, मैंने तो पिछले साल से ही बोलना शुरू किया, जब से डोनाल्ड ट्रम्प की उल्टी सीधी बातें सुन रहा था, यूएस तो वो क्वेश्चन में ही नहीं था, मतलब उसका दिमाग में ही नहीं था कि यूएस भेजना है। हालांकि यूएस आई थिंक इज़ द बेस्ट कंट्री टू बी टू लेट्स से स्टडी, और उसके बाद आप अगर उसके अंदर प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट कंट्री है। बट अब सिचुएशन कोई इतनी अच्छी है नहीं। यूके क्यों नहीं, यूके में हालांकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, बट यूके के अंदर जो इमिग्रेशन पाथवेज हैं वो कोई इतने अच्छे हैं नहीं। सो उसमें बहुत लंबा सिनेरियो बन गया है। तो यूरोप में आपको ठीक है पैसे कम लगते हैं आपकी एजुकेशन के अंदर, बट मैंने जितने भी यूरोपियंस को देखा है, देसी यूरोपियंस को, कोई एज सच मुझे नहीं लगता कि अगर उनको आज मौका मिले कि वो नॉर्थ अमेरिका चले जाएं, तो मेरे ख्याल से आई वुड से 90% लोग जो है ना ऑप्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा है, और उसके अलावा वहाँ पर टैक्सेशन जिस तरह की है, तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से यूरोप में जो है वो लोग मूव करना चाहेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। इवन ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट की तरफ तो लोग करना ही चाहेंगे। सो हाँ, मैंने इसमें कहा अगर एक आप चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं खुद भी इस जर्नी से गुजरा हूँ। मैं यूके में 12 साल रहा हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं कनाडा आया तो मैंने एक मैसिव बूस्ट देखा था अपने करियर प्रोग्रेशन के अंदर, जो मुझे यूके में मुझे लगता था कि मैं समवॉट लिमिटेड था। और मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि जो एक्सेप्टेंस इमिग्रेंट्स की कनाडा में है वो शायद ही किसी और कंट्री में है। यानी कनाडा में जितने भी दूसरे इश्यूज़ हैं वो अगर आप साइड पे रख दें, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने एम्ब्रेस किया है इमिग्रेंट्स को, वो मेरे ख्याल में एक वाहिद मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर। आप किसी भी वेस्टर्न मुल्क में जाएं, उस तरह से ओपननेस या उस तरह से इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना कनाडा के बराबर नहीं है। यानी कि यूके भी काफ़ी मल्टी कल्चरल है, लेकिन अभी भी यूके के अंदर काफ़ी पुशबैक होता है, ख़ासतौर पर अगर आप जाते हैं किसी हायर लेवल जॉब के ऊपर, और अगर आप ब्राउन स्किन हैं, आप एशियन हैं, तो आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है उस लेवल पे पहुंचने के लिए। कनाडा में जनरली देखा गया है कि इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप में टैलेंट है और आप प्रूव कर सकते हैं तो यू कैन गो। और मैंने जब 2016 में जब मैं मूव हुआ था, और मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हुआ था कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं, रॉजर्स, बेल, टेलर, उसमें वीपी लेवल पे मैंने एशियन लोगों को देखा, और बहुत तादाद में देखा, जो कि मैं यूके में नहीं देखता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत आई ओपनिंग था कि यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने एम्ब्रेस किया है इमिग्रेंट्स को, वो आपको किसी और वेस्टर्न मुल्क में नज़र नहीं आता। तो ये एक मेन वजह है कि आपको जो करियर प्रोग्रेशन होता है वो काफ़ी ईजी होता है कंपैरेटिवली, अगर आप यूरोप से कंपेयर करते हैं तो। एग्जैक्टली। तो और फिर अगेन लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कितना भी मेरे ख्याल से ट्राई कर लें प्रोफिशिएंट होने की, वो एक गैप आपका रहता है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जाएंगे जर्मनी, और आई हाईली एडमायर दैट कंट्री। अगर आप जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पैसों का मसला नहीं है, सो आई थिंक यू बेटर गो टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जो कि, और नॉर्थ अमेरिका में आप चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें हो गई, प्लस ये कि फिर फाइनेंशियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर होते हैं, और ये मुझे भी नहीं पता था।
जब हमने देखना शुरू किया, इनफैक्ट तुम्हें मैं इतना बताऊं कि जब अच्छा अयान का योर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। सो योर्क यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द लाइक आई वुड से टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आती है कनाडा के अंदर। सो इनफैक्ट उसका बिजनेस स्कूल तो टॉप 3 में आता है, ये शायद टॉप का ही स्कूल है। वो बिजनेस में नहीं जा रहा, वो इंजीनियरिंग में जा रहा है। सो जब हमने उसको देखना शुरू किया, मुझे उसके फ़ीस का आइडिया था कि 42-45,000 डॉलर्स के करीब की फ़ीस है पर ईयर। और ऑफ कोर्स उसके अंदर लिविंग एक्सपेंस एटलीस्ट पहले साल के तो हमें खुद ही बियर करने पड़ेंगे, दूसरे साल से वो प्रॉब्ली खुद से मैनेज कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको वर्किंग आवर्स भी अलाउड होंगे। प्लस ये कि आयान को हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह का एम्पावर तो कर दिया कि 1,000-2,000 डॉलर्स के करीब वो महीने के बना सकता है बहुत ईजिली रिमोटली काम करके। सो ये जब ऑल सेट हुआ, जब हमने आगे बढ़े तो हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो ये कि उसकी जो पहले साल की फ़ीस थी 45,000 डॉलर्स के करीब थी सब मिलाकर। तो उसमें से 15,000 डॉलर्स का हमें पहली चीज़ पता चली कि ये आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो जब हम हमेशा सोचते थे कि ये ओ लेवल ए लेवल के अंदर यहाँ पर 13 इयर्स की एजुकेशन है, तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि यार 13 इयर्स की एजुकेशन करने का क्या फ़ायदा, जबकि आपको अमेरिकन सिस्टम 12 इयर्स, आई थिंक अमेरिकन और आईबी सिस्टम के अंदर 12 साल के अंदर आप कर लेते हैं, जबकि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आप 13 साल कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सो और लोग उसको थोड़ा सा जल्दी भी कर लेते हैं। अगर आप क्विकली पेपर्स क्लियर करेंगे तो आप 12 साल में भी कर सकते हैं। बट एनीवेज हमने उसको नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू गए थे, तो बाद में पता चला कि ये जो उसके, क्योंकि उसने स्टेम सब्जेक्ट लिए हुए थे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हुआ था, तो उसकी वजह से उसको तकरीबन 15,000 का फ़ायदा हुआ क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करने में। सो जो फीस अच्छा। आपकी थी 45,000 डॉलर्स, वो 15,000 डॉलर्स यहाँ पर कम हो गई। फिर उसके बाद उसके अभी तक ग्रेड जो हैं वो अच्छे थे, यानी कि आई थिंक एक बी था और 2 ए थे जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें उन्होंने उसको जो स्कॉलरशिप दी, वो कंडीशनल स्कॉलरशिप 15,000 डॉलर्स की थी फर्दर। तो अभी अगर इसको ये मेंटेन करता है तो उसको 15,000 डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज कि वो मेंटेन कर लेता है, सो उसको जो है वो 30,000 डॉलर्स मिल गए, 15 प्लस 15, हम्म। तो 45,000 में से 30,000 डॉलर्स मिल गए उसको। तो अब हाँ। बचे बाकी के लेट्स से 15,000 डॉलर्स या इससे भी इवन कम। तो वो तो फिर अब आप देखें, अगर उसी यूनिवर्सिटी के मैं लोकल स्टूडेंट की फीस देखूं तो वो तकरीबन 12,000 डॉलर्स है। सो यू विल बी पेइंग ऑलमोस्ट द सेम एज एनी वन पेइंग फॉर द लोकल लोकल। स्टूडेंट फी। अगले सालों में फिर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अगले सालों के अंदर वो फिर ये जो 15,000 डॉलर वाली स्कॉलरशिप है, ये 15,000 डॉलर वाली स्कॉलरशिप कैरी ऑन हो सकती है अगर आप उसको ग्रेड्स मेंटेन करते हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो नहीं मेंटेन करते, बेस्ट के सिनेरियो आप कर लेते हैं, तो 7,500 डॉलर्स उसमें मिल सकते हैं अगले सालों में। प्लस ये कि उसने फिर और थोड़ी सी रिसर्च की, तो उसमें और इस तरह की फाइनेंशियल एड्स या स्कॉलरशिप हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मिल सकती हैं। सो उसके अंदर भी कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, जो कैलकुलेशन की, मैं अभी थोड़ा सा, अगर एक स्क्रीन है वो मैं शेयर करता हूँ ज़रा, ताकि थोड़ा सा आइडिया भी हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. मैं बात क्या कर रहा हूँ। सो लेट्स से ये वाली स्क्रीन है, एक्सेल शीट है ये। तो इसके अंदर मैं अगर देखूँ तो फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट फ़ीस है ये 42,000 डॉलर्स के करीब है। सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है ये तकरीबन 42,000 डॉलर्स की है। फिर इसी तरह थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की मैं पहले साल के लिविंग एक्सपेंस लगा रहा हूँ 20,000 डॉलर्स, और टोटल करते हैं तो 188,000 डॉलर्स की करीब की फ़ीस बनती है। दिरहम में तकरीबन 5 लाख दिरहम
ये बनती है ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। बट अगर इसके अंदर अब मैं उसमें चीज़ें ऐड कर दूं कि लेट्स से आपकी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जो फीस थी उसके अंदर आपके ऑलमोस्ट $15,000 माइनस कर दें, $30,000 माइनस कर दें, तो $12,000 ये बनते हैं दिरहम ऑफ हम्म। $32,000 दिरहम्स। और फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट की फ़ीस जो है उसके अंदर 7,500 दिरहम माइनस करते हैं, जस्ट टू बी ऑन द बेस्ट केस सिनेरियो के इतना मिलता है। इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप नहीं लगाते, बट लेट्स से इतना लगाते हैं। और ये स्कॉलरशिप बाय द वे कोई ऐसी नहीं है कि आपने कोई विन की है, ये जो है आपने नॉर्मल किस्म के अच्छे ग्रेड्स ले आए हैं, आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी देती है, उसके लिए आपने कोई अलग से अच्छा। एप्लीकेशन फाइल नहीं की है। तो आपने, ये तो हमें पता भी नहीं था, मतलब ये ऑटोमेटिकली हमें मिली है ये। तो अच्छा, ये योर्क यूनिवर्सिटी में हम्म। मिली है बाय द वे। अयान का उसमें भी हो गया था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आई फॉरगॉट द नेम। यू ऑफ टी में हमने वैसे ही अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो वो मैंने कहा था इतनी ज़्यादा कोई मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता आजकल के ज़माने में कि आप इतना एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में जाएं, टॉप यूनिवर्सिटी होते हुए। ठीक है, यूनिवर्सिटी टॉप हम्म। की है, बट आई थिंक अगर आप के अंदर खुद भी कुछ फ्लेयर है तो आप कर सकते हैं। कैलगरी में उसका हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, तो वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट उसके अंदर कोई स्कॉलरशिप डायरेक्टली नहीं मिल रही थी, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ा था। तो हमारे लिए योग ज़्यादा बेहतर थी। फिर कैलगरी के अपने मसले थे कि वो एक ऐसा सिटी हम्म। है जो उतना वाइब्रेंट नहीं है जितना लेट्स से टोरंटो। ओंटारियो के अंदर आपको चीज़ें मिल सकती हाँ। हैं। सो टोटल जो आपका लिविंग एक्सपेंस के साथ ये टोटल आ रहा है, ये $135,000 बन जाता है, तकरीबन 3,60,000 डॉलर्स ये बनता है। प्लस ये कि आपके पास कनाडा में बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि अब हम देख भी रहे हैं कि आपको कोप्स भी मिल सकते हैं। और कोप्स के लिए कोई बहुत वो नहीं होता कि आपको मतलब जो वर्क परमिट्स होते हैं वो उसके टेम्प्रेरी वर्क परमिट्स मिल जाते हैं, वो वाले वर्क हम्म। परमिट नहीं होते जो कि एक रेगुलर जॉब के लिए होते हैं। सो यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपकी अच्छी बात है, एंड देयर कम्स सम ब्रांडिंग ऑफ योर सेल्फ। और ये बच्चों को खुद भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अयान काफ़ी ज़्यादा जब इन हो रहा है ना यूनिवर्सिटी के अब चीज़ों के अंदर, तो उसकी जो यूट्यूब प्रेजेंस है और लिंक्डइन की प्रेजेंस है, उससे इवन उसके जो कुछ यूनिवर्सिटी के जो रेफरेंसेस हैं वो उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए डायरेक्टली उन्होंने। मतलब आई डोंट नो कि वो इसी तरह से सबके लिए कर्टियस होते हैं या उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर है, इसकी वजह से वो हम्म। हो रहे हैं। प्लस ये कि और भी स्टूडेंट्स जो कि सीनियर्स हैं वो उसको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सो कोप मुझे लगता है कि हो जाएगा। और कोप की जो ऑलमोस्ट वैसे तो उसने मुझे हायर लेवल पे बताया था, बट 40 to 60,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो साल की, अगर एक साल का कोप मिलता है उसको, तो इतने पैसे वो बना सकता है अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लें। तो प्लस ये कि उसकी जो पार्ट टाइम जॉब्स अगर वो 20 आवर्स की वीकली करता है, तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक ऐसे पोजीशन पे आएगा कि फिर उसको वो मसला नहीं है। अच्छा, ये जो वीज़ा अप्लाई किया था हमने, इसमें 3 महीने लगे थे, और टुवर्ड्स दी एंड हमने ये सोच लिया था कि अगर होता है हो, नहीं होता है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम उसको यहीं पर, हम्म। मैंने यहाँ पर एडमिशन भी करवा दिया था उसका। तो अगर नहीं होता तो ये दुबई में कर रहा होता वो, एंड वी वर हैप्पी, क्योंकि जो चीज़ होती है मैंने ये देख लिया कि जो चीज़ होती है वो बेहतरी के लिए होती है। सो हमने हाँ। एक चीज़ की, हमने ट्राई किया, उसका हो गया, नहीं हुआ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसी पॉइंट पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि तुमने दुबई कभी सोचा हुआ था जैन, ये बताओ कि तुम्हारी पहली चॉइस क्यों नहीं थी दुबई? अच्छा, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि दुबई पढ़ने के हिसाब से बुरी जगह नहीं है। मैंने मेरे अपने साथ कोलीग्स हैं जो यूएई से पढ़े हुए हैं, पूरी ज़िंदगी वो यहीं पर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यूएई से ग्रेजुएशन किया है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, या इवन जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर उनके कैंपसेस हैं। बल्कि उसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप कुछ सेमेस्टर्स जो हैं वो उन मुल्कों में जाके दे सकते हैं जहाँ की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इवन वो जो लोग निकलते हैं, दे आर वेरी मच केपेबल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इमिग्रेशन के बाद चले गए बाहर। बट कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो देखा यहाँ पर, कि जो अब आप उस घर में ही रह रहे हैं जिस घर में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी आप उसी घर में रह रहे हैं, और फिर वो आप 4 साल और गुजारेंगे उसके अंदर। सो वो जो चैलेंजेस हैं ना, वो उस तरह से नहीं आते। हालांकि हम अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज दे रहे होते हैं, बट वो फिर भी उस तरह से नहीं आते जिस तरह से आप, मैंने खुद भी देखा कि वो जो 1 साल मेरा मास्टर्स का था, वो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये अगर लेट्स से यूएई में रहते हुए ही हम उसको किसी डॉम में डाल देते, तब भी शायद वो पॉइंट नहीं आ पाता जो चैलेंज लोगों को मिलता है। आप कुछ भी कह लें, जो कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने और जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंचुरीज़ की उनकी हिस्ट्री मौजूद है। सो उसके अंदर उनके पास सिस्टम्स मौजूद हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो किस तरह से इंटीग्रेट हो सकते हैं। अब यहाँ पर इकॉनमी इतनी बड़ी तो है नहीं कि वो जो फ्रेशर्स हैं जो आए उनको उसी तरह से लें जिस तरह से बाहर के मुल्कों में हो रहा है। सो एक पॉइंट ये भी था मेरे दिमाग में। दूसरा ये कि
एज आई सेड कि इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अकेले रहते हैं थोड़ा सा उसमें खुद से कोशिश करते हैं चीज़ों को करने की, तो वो चीज़ें आपको लाइफ लेसन्स ऐसे मिल रहे होते हैं जो कि आप कभी भी रहते हुए एक बबल के हम्म। अंदर रहते हुए नहीं सीख सकते। बट एज अगेन आई वुड से कि वो मसला नहीं था, मतलब अगर हम हमारे पास वो ऑप्शन नहीं मिलता तो बहुत इजीली मेरे पास कोई और मैंने यूके का भी सोचा था बाय द वे। बट यूके का फिर हम लोग वही सोच रहे थे कि यार एक तो ये कि वहाँ पर आजकल जो इमिग्रेशन के सिस्टम्स के अंदर जो डिलेज हैं, प्लस ये कि 10-10 साल का जो अब वेट पीरियड है, तो वो तो आपकी पूरी एक लाइफ निकलेगी उसके अंदर। ऑल्दो कि हम्म। कनाडा भी कोई इतना अच्छा रहा नहीं है, बट उसमें मेरे ख्याल से नॉर्थ अमेरिका से करीब होने की वजह से, फैमिली मेम्बर्स की होने की वजह से कनाडा मेरा ज़्यादा प्रेफर्ड। हाँ, अब कनाडा एक आपको एडवांटेज देता है ना कि आप यूएस बहुत इजीली मूव कर सकते हैं फिर बाद में, अगर आपके पास पासपोर्ट हो जाता है तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं यूएस में एक्सप्लोर करने के वो बढ़ जाते हैं हाँ। कंपेयर टू अगर आप यूके में रहते हैं। एक तो आप 10 साल का पीरियड है सिटीजनशिप का, उसके बाद फिर आप यूके में ही रहेंगे या फिर आप गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ आते हैं। तो यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑफ कोर्स, तो कैनेडियंस के लिए फिर वो खुल जाती है अगर आप कैनेडियन नेशनल हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक और इसमें कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना सस्ता अफेयर नहीं होता है अगर आप किसी को इस तरह से बताएं। हम्म। बट और उस पे उसके बाद फिर मैंने ये तुमसे सवाल करना है कि जो लोग जो वेस्टर्न बेस्ड हमारे जो एशियन देसी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम दुबई मूव करें या सऊदीया मूव करें, और अगर उनके बच्चे हाई स्कूल में हैं तो तुम्हारी तरफ से उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी? Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. So उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी कि उनको मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खासतौर पे बच्चों के हवाले से, अगर उनके बच्चों ने 2-3 साल के बाद इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है? बिल्कुल। अच्छा, उस पे मैं अभी आता हूँ, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से मैंने ये डॉलर वाली कैलकुलेशन है कंपाउंडिंग की, बट लेट्स से मैं इसको दिरहम में कह लूँ कि आज से 15 साल पहले मैं जब यूएई आया था तो मैं सिर्फ मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 1000 दिरहम्स की, और मंथली कंट्रीब्यूशन मैंने 1000 दिरहम्स की। तो अगर लेट्स से किसी की सैलरी 20,000 दिरहम्स है, 25,000 दिरहम्स है, तो उसके लिए मंथली कंट्रीब्यूशन 1000 दिरहम्स की करना मुश्किल नहीं है। लेंथ ऑफ टाइम मैंने ले लिया 15 साल। लेट्स से आप 17 साल, 18 साल, 20 साल, वट एवर योर टाइम फ्रेम इज़, जब आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है बच्चों की, आपने एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट लगा लिया या प्रॉफिट रेट लगा लिया, जो भी आप जिस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 8% लगा लिया आपने। तो 8% के हिसाब से अगर मैं इसको एनुअली कर लूँ या मंथली कर लूँ, एनुअली रख लेते हैं इसको, तो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो जो आपके पास वैल्यू आ रही है 3,20,000 3,30,000 दिरहम्स की आ रही है, डॉलर्स की, वट एवर द अमाउंट इज़, जो भी आप कैलकुलेट करें। मैंने दिरहम्स में कैलकुलेट किया। सो शोइंग मसला सिर्फ ये दिखाना है कि सिर्फ आपने 1000 दिरहम, जो कि अगर आप कैनेडियन डॉलर्स में देखें तो मेरे ख्याल से कोई 400-350 डॉलर्स बनते होंगे, तो पर जो मंथ कुछ भी अगर नहीं आप, है। जो कुछ भी नहीं है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप यू कैन अफोर्ड योर किड्स एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर किड्स। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें शायद ऐड करना पड़े, आप शायद 1 साल और ऐड कर दें इसके अंदर, बट ये कुछ भी नहीं है। और मैं ये कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि आपको 1000 दिरहम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप उसको अगले साल बढ़ा रहे हैं, उससे अगले साल बढ़ा रहे हैं, उससे अगले साल बढ़ा रहे हैं। ये आपने 1000 दिरहम्स ही सिर्फ इन्वेस्ट किया है। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि कंपाउंडिंग के साथ आप कुछ कर ना सकें। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये उस तरह से लेते नहीं है। मैं इसको इस तरह से भी कहता हूँ कि लेट्स से मैंने 10 साल से गाड़ी चेंज नहीं की है और अभी आगे मेरा चेंज करने का प्लान भी नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि लेट्स से मेरी फैमिली अगर इस तरह से डिवाइड होती है, बच्चे बाहर होते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे 6 महीने में किसी तरह से भी इन टच रहूँ मैं। तो मेरे लिए बिल्कुल भी ये वो नहीं है कि मैं कोई गाड़ी अपग्रेड करूँ। अब गाड़ी अपग्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड मैं अपनी फैमिली को मूव कर दिया करूँ, लेट्स से वो विज़िट कर लिया करें, अयान यहाँ पर आ जाया करे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मैं किसी इस तरह की लग्जरी के अंदर जो है पैसों को इन्वेस्ट करूं। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल। ये कि अगर कोई लोग आ रहे हैं बाहर से, लेट्स से कनाडा से आ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस तरह के मैंने बहुत सारे लोगों से पॉडकास्ट भी की है ऑलरेडी, कि बाद में हमें समझ में आता है कि टेक्निकल इतना आसान नहीं होता। जब आपने ये सोचा हुआ है ना कि आपको 5 साल बाद लेट्स से वापस जाना पड़ सकता है, आइदर
आपके बच्चों को वापस जाना पड़ सकता है। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को वापस भेजें, देन इट्स फाइन। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 5 साल के लिए आ रहा हूँ और मैं खुद फिर वापस चला जाऊंगा, तो 5 साल का पीरियड मेरे ख्याल से, अगर आप कनाडा से आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। अगर आपको पूरी फैमिली को रैप अप करके वापस जाना है, अनलेस एंड अनटिल आपकी सैलरी पैकेज अगर आप जिस पे आ रहे हैं वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो क्या आपने 2 साल 3 साल के अंदर ही इतने पैसे बना लिए हो कि 10 साल में भी आप नहीं बना सकते थे कनाडा के अंदर। अगर ऐसा सीन है तो फिर आप शायद अपने घर को बेच कर आएंगे, सब कुछ ये करके आएंगे, क्योंकि वो भी एक एग्जिट टैक्स है जो कनाडा के अंदर लग रहा होता है, जो कि हमने आमिर जीवानी के बिल्कुल। साथ पॉडकास्ट की, उसमें भी हमें समझ में आया कि आप जब एग्जिट कर रहे होते हैं कनाडा से तो आपको घर का देखना पड़ता है, या तो उसको रेंट आउट करना पड़ता है या उसको बेचना पड़ता है, या वॉट एवर द केसेस, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना पड़ता है, जो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो उसको लिक्विडेट करना पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स ऐसा इम्प्लीकेशंस ही है। होती हैं। सो हाँ। जब आप, अच्छा उसके अंदर भी बड़ा टेक्निकल था कि वो अगर आपकी फैमिली वहीं रहती है और सिर्फ आप उठ के आ रहे हैं, तब भी आप नॉन रेजिडेंट कैनेडियन नहीं कहलाएंगे। और बिल्कुल। मुझे नहीं पता था ये बात आपके टाइज होते कि हैं वहाँ पे। हाँ। आपकी टाइज वहाँ पर हैं। सो अगर आपने ये सोचा कि मैं अब लेट्स से मैं खुद चला जाता हूँ 2 साल के लिए और इतने पैसे कमा लूंगा कि वापस चला आऊँगा 2 साल बाद, बट आपकी फैमिली वहीं रहती है, तो भी वो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं दे रही होगी, क्योंकि उसमें आपको हम्म। टैक्स आपकी इनकम के ऊपर उसी तरह से लग वो रहा ऐसा होगा। है कि आप छुपाना चाहे छुपा लें, लेकिन बाय लॉ आपको टैक्स देना है, और सीआरए अगर पकड़ ले तो फिर वो ठीक ठाक पेनल्टी पड़ती है। एग्जैक्टली, मैं तो बाय हाँ। द बुक चल रहा हूँ, आमिर जीवानी साहब भी बाय द बुक चल हाँ। रहे होते हैं, तो काफ़ी बहुत से आसान लोग है। नहीं बताते, फॉर एग्जांपल छुपा हाँ। लेते हैं। अब मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, लेकिन वो हम्म। खुद दुबई में या कतर में या सऊदीया में रह रहे हैं, अच्छा। और वो अच्छा। टैक्स फ्री इनकम कमा रहे हैं। लेकिन हम्म। अगर कभी भी ऑडिट में पकड़े जाते हैं वो, हम्म। तो फिर सीआरए उनसे अगला पिछला सारा हिसाब लेती है। हाँ क्योंकि अगर मतलब आपकी ये फैमिली तो, यहाँ पे है और आपकी हाँ फैमिली यहाँ की सर्विसेज अवेल कर रही है, यहाँ की पुलिस एग्जैक्टली। प्रोटेक्शन ले रही है, यहाँ के हेल्थ केयर यूज़ एग्जैक्टली। कर रही है, यहाँ के एजुकेशन हाँ। यूज़ कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली जो है वो टैक्स रेजिडेंट है यहाँ पे। और वो हम्म। देखते हैं हाउस होल्ड इनकम, ये नहीं कि हम्म। बंदा जो है बाहर है और फैमिली यहाँ पे है तो वो नहीं चलेगा। वो देखते हैं हम्म। हाउस होल्ड इनकम कितनी आ रही है। तो वो हम्म। हाउस होल्ड इनकम अगर आपकी बाहर से आ रही है और आपका जो हाउस होल्ड है वो यहीं पे ही है, तो आप टैक्स रेजिडेंट हैं यहाँ पे, तो फिर आपको हम्म। टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा उस इनकम के सही। ऊपर। लेकिन वो एग्जैक्टली लोग नहीं तो, करते, लेकिन वही है कि कभी अगर पकड़े गए तो पकड़े गए। हाँ एग्जैक्टली तो अब उस केस के अंदर अगर आप उस उन सारे सिनेरियोज को देखें तो आपके पास वो जो विंडो होती है 5 साल वाली, मेरे ख्याल से वो कम होती है। उसमें आप 5 साल के अंदर, मैंने एक ऐसी फैमिली को मैं जानता हूँ जिसके पास ऑप्शन आया था कि उसके पास कनाडा में मेरे ख्याल से उनकी सैलरी थी, और वो सिंगल अंडर था वो बंदा, मतलब अपनी फैमिली में वाइफ नहीं जॉब करी थी उनकी, तो तकरीबन $160,000 की सैलरी थी उनकी। और उनको यहाँ पर यूएई में तकरीबन 50-55 हज़ार दिरहम्स की जॉब मिली थी, विच इज़ गुड। बट मतलब उनका जो सिनेरियो था, उनको ये था कि मुझे 4 से 5 साल के अंदर वापस कनाडा जाना है। तो वो तो फिर कहीं से बनता ही नहीं है कि आप इतना खर्चा करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ टाइम गुजारेंगे, 1 साल 1.5 साल के अंदर तो बंदा सेटल ही होता है, उसके बाद फिर आपको वापस जाने का सोचना होगा 2-3 साल बाद। तो इट डजंट हम्म। मेक सेंस। सो अगर आपके बच्चों की एज इस तरह की है जिसमें आपको वापस कनाडा जाना पड़ सकता है, तो फिर ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो जिनको जाना ही नहीं है वापस, मतलब उनके बच्चे बड़े भी हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हमारे बच्चे, कितने लोग हैं जिनके पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं, या लेट्स से इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, या इवन यूएई में बच्चे पढ़ रहे हैं, फॉर वेरियस रीजंस। सो उनके लिए मसला नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि अब आपको पूरा का पूरा अपना सिस्टम रैप अप करके वापस निकलना है, फिर आप हम्म। और चीज़ें देख सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके वापस जाने का क्या सिनेरियो बनेगा। फिर तो आपको यहाँ पर अपने खर्चों को देखना होगा। खर्चे बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पर हैं, मतलब आपकी एजुकेशन सस्ती नहीं है, आपकी हेल्थ केयर सस्ती नहीं है, आपकी डे टू डे लाइफ सस्ती नहीं है। टैक्स फ्री है, और टैक्स फ्री का फ़ायदा जो लोग उठाते हैं वो बेसिकली हायर इनकम ब्रैकेट्स वाले उठा रहे होते हैं। जो या फिर आपका लोअर बिजनेस हो। इनकम, हाँ जिनका बिजनेस हो, या लेट्स से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, तो वो लोग तो उठा रहे होते हैं। लेकिन जिनकी सैलरी कम है, तो वो फिर यहाँ पर जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके, वो बढ़ जाते हैं ना, मतलब आपकी रेंट्स हम्म। ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है। लेट्स से अभी भी मैं कहूँगा कि गाड़ी रखना इतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू कनाडा, लेट्स से, बट स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। पार्किंग एक्सपेंसिव हो गई है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि वो जो यहाँ की पार्किंग, बेसिकली जो कंपनी उसको टेक केयर कर रही होती है पार्किंग सिस्टम को दुबई में, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसके शेयर्स जो हैं वो पब्लिकली फ्लोटेड हैं। तो उनके सीईओ का जब ये आईपीओ आया था, तो उनके सीईओ का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा 36 या 33% के करीब का रेवेन्यू वो थ्रू फाइन्स फाइन आता है, से आता है। फाइन से आता है। तो हाँ। अब फिर उसको किसी ने बोला कि यार फाइन से आता, तो अगर फर्ज करें कल को लोग जो हैं मतलब इतने एम्पावर हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं हमें फ़ाइन नहीं पे करना, हम जो है उसको हम्म। किसी तरह से प्रॉपर पार्किंग किया करेंगे,
तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग गलती करते हैं, हाँ और वो गलती हमें पता है कि किस लेवल पे होती है। तो 30 से 33-35% इज समथिंग फॉर आवर काइंड ऑफ कंपनी कि उन्होंने फाइन्स के थ्रू उसको अपनी एक्चुअल स्ट्रीम में दिखाया हुआ है कि हर दफ़ा हर हाँ। साल उनको इससे फंडिंग होगी। सो लेकिन वॉल स्ट्रीट के एंगल से देखा जाए ना तो ये प्रिडिक्टेबल इनकम नहीं होती, यानी कि इसको हाँ। अगर आप रेवेन्यू के हवाले से देखें तो जो इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि यार ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, आज आपने लेट्स से $20 मिलियन फाइन से कलेक्ट कर लिए, ज़रूरी नहीं है कि 20 मिलियन आप नेक्स्ट ईयर भी करेंगे या 30 मिलियन आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, हो सकता है वो 15 मिलियन हो या 10 मिलियन हो। हम्म। तो वो जो इन्वेस्टर है ना वो उसको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं करता अगर आपका हम्म। रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम्म। तो खैर एनीवे, लेकिन ये पॉइंट तुम्हारा सही है कि जो क्योंकि वो प्राइवेट कॉरपोरेशन है तो उनका तो गोल ही है कि रेवेन्यू बढ़ाना। हम्म। तो वो तो तरह तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम फाइन को बढ़ाएं, क्योंकि वो इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फाइन को बढ़ाएं, प्लस ये कि अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स वैसे भी बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर हमने वो भी देखा है, ना सिर्फ ये फाइन्स बल्कि रेट्स बढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट की परव्यू में आएंगे, बट रेट्स बढ़ गए हैं हाँ पार्किंग के। ड्यूरेशन कम हो गई है, पहले 1 घंटे की मिनिमम होती थी, अब आधे घंटे की हो गई है। इसी तरह से लेट्स से आप डिफरेंट मॉल्स के अंदर जाते हैं तो आपको वो पार्किंग के सिस्टम जो हैं वो सालिक के थ्रू अब ऑपरेट होने लगे हैं। सालिक जो कि यहाँ पर एक इनका टोल ऑपरेटर है, उसके थ्रू ऑपरेट होने लगे हैं। तो आपको सीमलेस तो होता है, गाड़ी अंदर जाती है बगैर किसी चक्कर के, बैरियर ओपन हो जाता है, हाँ बट वो उसको नज़र आ जाता है आपको कि भाई कितने पैसे कट कट जाएंगे आफ्टर सर्टेन टाइम अगर आप एग्जिट करते हैं। तो ये चीज़ें हाँ। यहाँ पर एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया हुआ मूव होते वक्त, तो आपको जो आपकी टैक्स फ्री इनकम है वो फिर श्रिंक होती भी नज़र आएगी। सो बिल्कुल बहुत केयरफुली जो है ये चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है। तो हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन कर लिया वाली, अब थोड़ा सा हम एंड में मार्केट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. और मेरे ख्याल में जो नया अब जो आने वाला वीक है वो काफ़ी न्यूज़ से भरा हुआ वीक होगा, क्योंकि एक तो फेडरल रिजर्व ने अपना रेट कट या रेट पॉज का डिसीजन अनाउंस करना है, और शायद तुमने वो न्यूज़ देखी होगी जिसमें ट्रम्प ने जो है फेडरल रिजर्व को विजिट किया है, और जिस तरह से उन्होंने वीडियो शूट करके दिखाई है कि उसको ऐसा लग रहा था कि होस्टेज बना के खड़ा किया हुआ साइड में जेरोम पावल को। और बेचारा तो वो काफ़ी मना फनी कर रहा सा था जब वो सीन था। बोला था $3 बिलियन की जो है ना खर्चे के, $5 वो बिलियन तक उन्होंने खर्चे की अपना नहीं। हेड इस तरह शेक कर रहा था, तो वो काफ़ी वो मजे का खैर सीन था। लेकिन वो ट्रम्प की फुल प्रेशर उसके ऊपर कि रेट कट करना है। लेकिन अभी मैं एक फेडरल रिजर्व का एक वो है टूल है जिसको कहते हैं CME वॉच, जिसमें बेसिकली मार्केट बेट करती है कि भाई रेट कट होगा या नहीं होगा। तो उसके मुताबिक 97% बेट है कि रेट पॉज रहेगा नेक्स्ट वीक, अच्छा। और 2.6% बेट ये है कि रेट कट होगा। तो ऑफ कोर्स मार्केट का सेंटीमेंट है कि रेट कट नहीं होगा, पॉज रहेगा। लेकिन वो मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे कि फेड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुने कि उसमें वो क्या इंडिकेशन दे रहा है नेक्स्ट मीटिंग के हवाले से, जो कि सितंबर में होगी। तो इस पे मार्केट सेंटीमेंट जो है चेंज होगा। प्लस क्योंकि जो बड़ी बड़ी मेजर कॉर्पोरेशन है उनके अर्निंग्स आने वाली है नेक्स्ट वीक, जिसमें टेक कंपनी शामिल हैं, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा। तो इनकी अर्निंग्स नेक्स्ट वीक अनाउंस होगी, तो वो फिर डिटरमिन करेगी कि बाकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि लास्ट वीक में देखा टेस्ला की अर्निंग्स आई थी, वो काफ़ी जो उनकी जो गाइडेंस थी वो वीक थी, जिसकी वजह से टेस्ला का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 9% जो है वो ड्रॉप हुआ था। थोड़ा सा ऊपर आ गया अभी, लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे है। गूगल ने अपनी अर्निंग्स रिलीज़ की, उसके बाद गूगल का स्टॉक जो है वो 3% ऊपर गया है। तो आई थिंक जो मार्केट की जो ओवरऑल सेंटीमेंट है अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कि ऑल टाइम हाई है स्टॉक मार्केट, चाहे आप S&P 500 देखें, नैस्डैक देख लें या डाउ जोन्स देख लें। तो मार्केट में काफ़ी यूफोरिया है। इवन दो वो जो ट्रेड की जो चीज़ें थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रही हैं, तो वो मार्केट उस तरह से उसको नेगेटिव नहीं ले रही। लेकिन अब ये एक क्वेश्चन है कि और भी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स की जो वो हैं अर्निंग कॉल्स हैं वो आएंगी अर्निंग्स आने वाली, हाँ नेक्स्ट वीक आएगी।
एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट वीक में अगर अर्निंग्स पॉजिटिव आती है दैट मीन्स मार्केट अगेन कंटिन्यू जो है ऊपर जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी इनकी अर्निंग्स ऊपर नीचे होती है तो मार्केट में थोड़ा सा आप देखेंगे कि करेक्शन आने का चांस है। लेकिन आई थिंक सवाल ये बनता है कि ये कब तक मार्केट इस तरह से यूफोरिया की फेज़ में चलेगी, कभी ना कभी आके उसमें करेक्शन आनी होगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही बैट कर रहे हैं कि शायद सितंबर में जाके हमें जो ट्रेड वॉर्स चल रही थी टेरिफ्स की उसका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन पे नज़र आएगा, क्योंकि हुआ ये कि डाटा आते आते जो ना आपको टाइम लगता है। अब जो जितनी पॉलिसीज़ अप्लाई हुई हैं ट्रेड वॉर्स की, जो टैरिफ्स लगे हैं, अब वो रिफ्लेक्ट होंगे प्राइसेस में, लेकिन जब तक डाटा आएगा उस वक्त तक हमें 2-3 महीने मज़ीद गुजर चुके होंगे। तो जो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई सितंबर अक्टूबर में जाके हमें ट्रू जो है ना हमें डाटा नज़र आएगा इन्फ्लेशन का, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट्स की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है दैट मीन्स रेट कट नहीं होंगे, हो सकता है रेट बढ़ जाएँ, दैन फिर ऑफ कोर्स वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए। तो हो सकता है जाके सितंबर अक्टूबर में जाके मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन हो। तो ये लोगों का बैठा है अभी तक, लेकिन अगेन यू कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। बिल्कुल लेकिन इसके अंदर जो गोल्ड है, बिटकॉइन है, ये एज सच कोई मूव नहीं कर रहा है। बीच में बिटकॉइन ऊपर चला गया था बट अगेन वापस आ गया। ऑल्ट कॉइन हाँ सीजन मैंने सुना है कि वापस आ सकता है, सो वो भी एक अलग सिनेरियो है। बिल्कुल। अभी तो हमें ऑल्ट कॉइन में थोड़ी सी हमें एक्टिविटी नज़र आई है, खासतौर पर इथीरियम में, क्योंकि जब से वो जो जीनियस एक्ट अप्रूव हुआ है तो उसके बाद से काफ़ी क्लैरिटी आई है मार्केट में, और जो लोग साइड लाइन में बैठे थे उन्होंने अपना अपना कैश जो है वो डिप्लॉय किया है। तो इथीरियम में काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई है, खासतौर पर जो उसका ETF लॉन्च हुआ था उसके बाद से। बिटकॉइन ठीक है ऊपर नीचे हो रहा है, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, 115,000 पे चले गए थे, लेकिन अभी दोबारा 119,000 पे आ गया है। तो बिटकॉइन का आई थिंक ये है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है पैसा तो फ्लो हो रहा है, और हमें देख रहे हैं कि क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, गोल्ड भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। जो 3400 की इसने जो प्राइस टच की थी उसके बाद से अभी तक वहीं पे होवर कर रहा है। तो ये चीज़ बता रही है कि मार्केट में पैसा डिप्लॉय हुआ है, यानी कि मार्केट अभी जो है ना वो फ्री फ्लो में चल रही है, अनलेस एंड अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, ख़ासतौर पे अगर इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाए, जो एक्सपेक्टेड है कि जब तक डेटा आएगा ट्रेड वॉर्स का हो सकता है इन्फ्लेशन में अपटिक नज़र आए, और फिर अगर फेडरल रिजर्व कहता है कि नहीं भाई हम तो रेट कट नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में ये अब समझ में आ रहा है कि रेट कट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी 4% पे इतनी हाई नहीं है, जॉब नंबर्स भी अच्छी आ रही हैं यूएस के अंदर, तो यूएस की इकॉनमी तो काफ़ी स्ट्रॉग है। तो फेडरल रिजर्व का जो चेयर है वो ये कह रहा है कि भाई हम रेट कट क्यों करें, हमें कोई वजह नज़र नहीं आ रही, यानी कि मार्केट जो है वो हायर रेट को एब्जॉर्ब कर रही है, तभी तो हम देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है ऊपर जा रही है। रेट कट होते हैं जब कोई क्राइसिस हो, अच्छा, कोई बैंक्स जो है वो हाउसिंग ब्लो की अप क्या हो रहे हैं। सिचुएशन है यूएस के अंदर? क्योंकि मैंने उस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया कि इस वक्त क्या चल रहा है हाउसिंग के अंदर, हाँ, इवन कनाडा के अंदर। मार्केट हाउसिंग के यूएस में खासतौर पर ऐसा है कि सेल्स एक्टिविटी तो काफ़ी लो हो गई है, यानी कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, लेकिन प्राइसेस भी नीचे नहीं आ रही, और उसकी वजह ये है कि यूएस के अंदर आप 30 ईयर्स के लिए अपना रेट जो है ना लॉक कर लेते हैं। तो जब 2022 में रेट्स जो थे लेट्स से सब 2% थे या सब 3% थे, तो उस वक्त उन लोगों ने उस रेट को लॉक कर लिया फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो अब वो तो नहीं बेच रहा अपना घर, क्योंकि इस वक्त जो मोर्गेज रेट है यूएस में वो ऑलमोस्ट 6% से ऊपर है। तो अगर वो बेचेंगे तो अपनी मोर्गेज की जो उनकी जो टर्म्स है वो ब्रेक हो जाएगी, तो फिर उनको नए रेट पे दोबारा से रीफाइनेंस करना पड़ेगा। तो वो लोग जिन्होंने रेट लॉक किया हुआ वो तो नहीं बेच रहे अब। वो तो रेंट पे उससे हुआ देते हैं ये कि लेकिन मार्केट बेचेंगे नहीं। एग्जैक्टली तो फिर हुआ ये कि मार्केट में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन काफ़ी लो हो गई हैं। तो मार्केट मूव तो नहीं कर रही उस हिसाब से ट्रांजैक्शन वाइज, लेकिन ऑफ कोर्स प्राइसेस भी नीचे नहीं आ रही, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही और लोग बेच नहीं रहे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट लॉक हुआ है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है यूएस के अंदर। बाकी इसके अलावा कनाडा में तो खैर भी बहुत बुरा हाल है हाउसिंग का। 2022 के बाद से ठीक ठाक करेक्शन आ चुकी है तमाम सेगमेंट में। कॉन्डोज में सबसे ज़्यादा आई है, क्योंकि कॉन्डोज इतनी तादाद में उन्होंने बनाए थे और अब उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो कॉन्डोज में ठीक ठाक करेक्शन आ चुकी है। डीटैच सेगमेंट में या फिर जो सिंगल फैमिली होम कहते हैं, जिसमें टाउन हाउसेज शामिल हैं, सिंगल फैमिली होम में डिटैच है, सेमी डिटैच है, उनमें भी करेक्शन आई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आई है जितनी कॉन्डोज में आई है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक जो हाउसिंग एवरेज हाउस प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2020 लेवल के ऊपर आ चुका है, यानी कि रिवर्स हो गई है 5 ईयर्स की इवन जितनी भी ग्रोथ थी। जो स्टैंड अलोन हाउसेज हैं, सिंगल फैमिली हाउस जिसे कहते हैं, उनमें भी बिल्कुल। इसी तरह से। हाँ, मैं आज ही सुबह कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो मिल्टन के एरिया में एक डिटैच घर आपको अंडर मिलियन मिल रहा है इस वक्त, जो कि अनइमेजिनेबल था आज से 2 साल पहले। यानी कि 2022 में जब मार्केट एकदम पीक पे चली गई थी, तो एक सिंगल गैराज का जो 3 बेडरूम डिटैच हाउस होता है वो भी 1.4 1.5 मिलियन पे बिक रहा था।
अब वही घर जो है अंडर मिलियन आ गया है, तो ठीक ठाक करेक्शन आपको नज़र आ गई है ऑलमोस्ट, अच्छा, समझ लें इसमें 20 से 25% के करीब। इसमें इसमें मैं ये पूछूंगा कि अगर तुमने कोई स्टडी की हुई है, अगर नहीं की हुई है तो आई वुड सजेस्ट कि करना चाहिए इसमें स्टडी, कि कोई कैनेडियन रीट्स हों अगर, और उसके अंदर आई डोंट नो कि रेजिडेंशियल रीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बट लेट्स से इवन कमर्शियल रीट्स हो तो उसका ट्रेंड देखकर अगर उसमें इन्वेस्ट कर सकें तो उसमें मेरे ख्याल से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास इस वक्त पैसे नहीं, लेट्स से मैं प्रॉपर्टी तो नहीं कभी भी सजेस्ट करता किसी को कि बस बिकॉज वो नीचे आ गई तो आप प्रॉपर्टी ले लें जाकर, वो तो बहुत बड़ा गैम्बल होगा। हम्म। बट अगर रीट्स आप ले सकते हैं तो वो तो फिर बुरा नहीं है, अगर आपके पास रीट्स का एक्सपोजर मिल जाता है और वो कैनेडियन हाउसिंग के ऊपर हाँ, आपको मिलता है। और उसमें नॉर्मली जो रीट्स परफॉर्म करते हैं वो कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर करते हैं, रेजिडेंशियल पे इतना नहीं करते, हम्म, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट की जो फाइनेंसिंग होती है ना वो लॉन्ग टर्म होती है, हम्म, और जो कस्टमर्स भी होते हैं उसके वो भी लॉन्ग टर्म साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रीट बाय किया है जिसकी स्पेशलाइजेशन है रिटेल प्लाजा के ऊपर, या ये जितने भी बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर, अब उनमें जो शॉप ओनर्स बैठे हुए हैं वो तो 5-5 10 10 साल की लीज साइन करते हैं लैंडलॉर्ड के साथ, तो उनका जो रेवेन्यू होता है ना वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है कंपेयर टू जो रेजिडेंशियल है। अगर रेजिडेंशियल आपने लेट्स से रीट ले लिया जिसका जो मॉडल है वो रेंटल यूनिट्स के ऊपर है, तो वो इतना ज़्यादा आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि रेंटल जो है ना वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होता है और लोग आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, तो उस तरह से आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कमर्शियल रीट्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो कस्टमर्स होते हैं वो 10-10 साल तक लीज साइन किए हुए बैठे होते हैं, और बाद वो रिन्यू कर होते हैं। अगर किसी मेक ने फॉर सेंस। एग्जांपल बैंक लिया हुआ है, बैंक ने अगर आपकी जो प्लाजा रेंट पे लिया हुआ है तो वो तो साइन करेगा 10 साल की लीज, और हो सकता है उसको दोबारा रिन्यू भी कर ले। तो उनका जो रेवेन्यू मॉडल होता है ना वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, तो इसलिए कमर्शियल रियल एस्टेट के जो रीट्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। मेक सेंस। लेकिन कमर्शियल अगर अगर वो भी मिलती है, कमर्शियल रियल एस्टेट की रीट भी कोई होती है तो उसको भी अगर स्टडी करें ना तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसको कवर कर सकते हैं। बट बिल्कुल। जैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि रीट्स के अंदर हमने भी देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि रीट्स कमर्शियल रियल एस्टेट की ही होती है। यूएई के अंदर भी रीट मैंने ऐसा जो देखी है वो मुझे लग रहा है कि उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिक्स थी। बट यूएस के अंदर जितनी भी रीट्स मैंने देखी हैं वो सारी की सारी कमर्शियल रियल एस्टेट की थी। बट जो हम्म। यहाँ पर एक और मॉडल है क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ का, वो मुझे नहीं पता कि कनाडा में इस तरह की कोई भी क्योंकि यूके में तो है, यूके में आपको मिल जाएगा इस तरह का मॉडल, बट आई हैवंट सीन इन कनाडा की कोई इस तरह का हो अभी कि तक मैंने क्राउड। कनाडा में देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि कनाडा में अगर क्योंकि ये हो तो फिर ये कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट। हाँ, इसके पीछे बेसिकली कोई ना कोई कॉर्पोरेशन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेक है, तो स्टेक एक कॉर्पोरेशन है जो कि उन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर रही है। तो अभी तक हमने कनाडा में ये ट्रेंड नहीं देखा है, यूएस में तो देखा है। यूएस में जैसे ब्लैक स्टोन एक कॉर्पोरेशन है जो कि लार्ज अमाउंट में जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो बाई करते हैं, और उनका मॉडल ये होता है कि वो बाई करके फिर उसको रेंट आउट करते हैं। तो यूएस में देखा है ये जनरल ट्रेंड, लेकिन अभी तक कनाडा में ये नहीं आया, क्योंकि कनाडा में एक तो हाउसिंग क्राइसिस हमेशा से रहा है, तो जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो जाके रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है बाय कर लें, क्योंकि ऑलरेडी लोकल बंदे को घर नहीं मिल रहा, और अगर एक कॉर्पोरेशन आके बाय करने से हो जाए तो फिर तो वो एक अलग ही मामला बन जाएगा ना। तो बिल्कुल इस लिहाज से अभी तक हमने कनाडा में इसको नहीं देखा है। गॉट इट, बिल्कुल सही है। हाँ, ये इसी वजह से है, मतलब वो इतना कमर्शलाइज नहीं है, क्योंकि वैसे ही लोग अगर आते हैं तो वो अफोर्डेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। सही। इसके अलावा कुछ रह गया हमारा? मेरे ख्याल में यही टॉपिक था हमारा। तो हम्म, नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस हवाले से काफ़ी अर्निंग्स आने वाली हैं, फेडरल रिजर्व का रेट हाइक या रेट पॉज का डिसीजन भी होगा, और वो फिर सेट करेगा कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स की टोन क्या होनी चाहिए मार्केट की। हम्म, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट, और जो देखने वाले सुनने वाले प्लीज़ हमें अपने फीडबैक में दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कोई और टॉपिक भी कवर करें तो प्लीज़ हमें बताइए। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, और हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे मिलेंगे इंशाल्लाह। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into their professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves
for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video.